दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्क्वाड 21 में। तो हम लगातार आपके लिए कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज ये जो लेक्चर है वो है पर्यावरण अध्ययन का। और पर्यावरण अध्ययन में मैं पिछले लेक्चरों में आपको मैंने परिवार से प्रारंभ कराया था, क्योंकि जो रीट का जो सिलेबस है या जो अन्य ईवीएस का जो एग्जाम आते हैं उनमें परिवार से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमने इसको रीट को टारगेट करते हुए हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें परिवार के लिए हम पहला लेक्चर ले चुके हैं। आज यह परिवार को ही यहाँ पर कोशिश की जाएगी, परिवार को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, परिवार जो प्रकरण है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था, इसको एक ब्रीफ, ठीक है, एक संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। तो हमने हमारा जो टॉपिक है वो है परिवार, ठीक है, जिसे कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? जिसे फैमिली। और यहाँ से आपसे एक या दो प्रश्न यहाँ से आप इस इकाई से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकरण से पूछे जा सकते हैं, माफ कीजिएगा। तो परिवार, ठीक है, तो परिवार में हमने इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया था पहले लेक्चर में? तो इसका परिचय हमने देख लिया। क्या देख लिया? परिचय हमने देख लिया। परिचय में हमने विभिन्न चीजें देखी कि परिवार कैसे बना, ठीक है, परिवार का महत्व क्या होता है, एक समाज में इसका क्या स्थान है, इसका समाज से क्या संबंध है। तो इस तरह से हमने इसके परिचय को देखा था। परिचय के बाद हमने इसका अर्थ देखा था। अर्थ का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और जो परिवार जो शब्द है, जो फैमिली जो शब्द है, वो किस भाषा से निकला हुआ है या लैटिन भाषा के किस शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। परिचय हो गया, अर्थ हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था? परिचय, अर्थ। इसके बाद हमने देखी थी परिवार की विशेषताएं। क्या देखी थी? परिवार की विशेषताएं, कि परिवार में क्या विशेष है, ठीक है। तो परिवार की विशेषताएं देखी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है? परिवार किसी भी समाज की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और क्या परिभाषा होती है कि परिवार का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और परिवार में जो लोग होते हैं उनकी जो आय होती है और संयुक्त रूप से क्या की जाती है? जमा की जाती है। वे संयुक्त रूप से क्या करते हैं? सामाजिक क्रियाओं का उपभोग करते हैं। वो समान भोजन, वे समान आवास और साथ ही साथ सामाजिक क्रियाओं का उपभोग करते हैं। तो इस तरह से हमने 6-7 इसकी विशेषताएं भी देखी थी, ठीक है। वो आप पिछले लेक्चर में जाके देख भी सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी। विशेषताएं देखी थी, और हमने क्या देखा था? परिभाषाएं भी देखी। क्या देखी? परिभाषाएं देखी। और परिभाषाओं में हमने किन किन विद्वानों को पढ़ा था, ये भी हमने क्लियर किया था। तो विशेषताएं भी होगी। परिभाषा में हमने एक देखा था काम्टे। सबसे पहले किसको देखा था? काम्टे, जिन्हें कहते हैं ऑगस्टे काम्टे, ठीक है, एक समाजशास्त्री थे। उसके बाद हमने देखा प्लेटो को देखा, ठीक है, किसको देखा? प्लेटो को देखा। प्लेटो के अलावा हमने कूले को देखा, ठीक है। कूले साहब ने परिवार की क्या परिभाषा दी थी? कूले। इलियट, ठीक है, इलियट साहब का हमने देखा, इलियट की परिभाषा देखी थी। आप पिछले लेक्चर में देख भी सकते हैं इन सबकी परिभाषाओं को। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है, परिभाषाओं में से एक न एक प्रश्न शायद आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इलियट के अलावा हमने लास्ट में देखी थी क्लेमर। किसकी परिभाषा देखी थी? क्लेमर की परिभाषा देखी थी। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। परिचय हो गया था, अर्थ हो गया था, विशेषताएं हो गई थी और परिभाषाएं भी हो गई थी। और परिभाषाओं में इन 5 विद्वानों को पढ़ा था, ठीक है। और अब इसके बाद क्या बिंदु आपके रहने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परिवार के प्रकार पढ़ेंगे कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, भारतीय समाज शास्त्र के अनुसार, ठीक है, भारतीय दर्शन के अनुसार यहाँ पर कितने परिवार माने गए हैं, भारतीय सभ्यता के अनुसार कितने परिवार यहाँ पर माने गए हैं। तो प्रकार देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रकारों के बाद कि परिवारों का विघटन किस प्रकार होता है, ठीक है। परिवारों का विघटन जो होता है, यानी किसी भी परिवार का क्या होता है? जो विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी भी परिवार का जो विघटन हो जाता है उस पर बात करेंगे। परिवार का विघटन क्यों होता है, ठीक है। तो परिवारों का विघटन, ठीक है, परिवारों का विघटन, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, परिवारों का विघटन। और अंत में हम देखेंगे आपसी संबंध। क्या देखेंगे? आपसी संबंध,
कि परिवार में कौन कौन से आपसी संबंध होते हैं, ठीक है, परिवार में किस प्रकार की संबंधों की व्यवस्था है, ठीक है। तो क्लेवर ने यही कहा था कि संबंधों की जो व्यवस्था होती है क्या होती है, संबंधों की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। या किसने बताया था, क्लेयर महोदय ने बताया था कि संबंधों की व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, परिवार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बिंदु हमने देखने हैं, कुल कितने बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बिंदुओं में आपका जो परिवार प्रकरण है वो आपका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, यानी कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज हम इन 4 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बाकी के 4 बिंदु हम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम प्रकार देखेंगे और विघटन के कारण देखेंगे, आपसी संबंध देखेंगे और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रकार, यानी परिवार के प्रकार। तो आपको केवल 2 ही प्रकार के परिवार पढ़ने हैं, ठीक है, ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या करना है, अपना जो परीक्षा है वो पास करनी है। इसलिए इसमें ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से हम नहीं देखेंगे, केवल हमें 2 प्रकार के परिवार पढ़ने हैं। तो एकल परिवार क्या पढ़ना है, एकल परिवार, ठीक है। तो मुख्य रूप से परिवार के 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्य रूप से भारतीय समाजशास्त्र के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार केवल 2 ही प्रकार के परिवार होते हैं। एक जिसे कहते हैं एकल परिवार और एक जिसे कहा जा सकता है संयुक्त परिवार। क्या कहा जा सकता है, संयुक्त परिवार। और यही दोनों परिवार हमें पढ़नी है, ठीक है। अब क्या होता है एकल परिवार और क्या होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, कौन सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। और जो संयुक्त परिवार है उसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। अब एकल परिवार का क्या मतलब है, एकल परिवार किसे कहते हैं। तो देखिए आपको परिवार के बारे में तो पता ही है, परिवार किसे कहते हैं, जिसमें ऐसी एक सामाजिक संस्था होती है, एक ऐसी प्राथमिक संस्था होती है जिसमें 2 भिन्न या 2 से अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं। तो एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में क्या होता है, केवल माता पिता, क्या माता पिता, ठीक है, माता पिता कह सकते हैं या फिर ये पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है। माता पिता भी एक तरह के पति पत्नी तो है ही, तो पति पत्नी हम पढ़ेंगे, पति और पत्नी तो ये तो क्या है, आपसी संबंध है। इनका संबंध क्या होता है, माता पिता का संबंध पति का पत्नी का, ठीक है, पति माता और सॉरी पति पिता और पत्नी माता। तो माता पिता एवं उनकी क्या अविवाहित संतानें, कौन सी, अविवाहित संतानें, ठीक है। तो एकल परिवार के अंतर्गत ऐसा परिवार आता है जिसमें माता पिता या कह सकते हैं पति पत्नी एवं उनके बच्चे, और बच्चे भी कैसे, अविवाहित, ठीक है, अविवाहित संतानें अगर निवास करती है तो उसे कहा जाएगा कौन सी फैमिली, एकल फैमिली यानी एकल परिवार। तो जिस परिवार में केवल पति पत्नी, ठीक है, जिसे कह सकते हैं माता पिता एवं उनकी अविवाहित संतानें निवास करती है। जैसे किसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई ऐसा परिवार है जिसमें केवल माता पिता रहते हैं और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसा जो परिवार कहलाएगा वो कहलाएगा एकल परिवार। क्या कहलाता है, ऐसा परिवार एकल परिवार कहलाता है, ठीक है, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, ज्यादा विस्तृत परिवार नहीं होता है, ठीक है, संयुक्त की तरह नहीं होता। क्योंकि संयुक्त परिवार जब हम देखेंगे तो उसमें हम कई चीजें देखेंगे, लेकिन एकल परिवार में कम सदस्य रहते हैं, ठीक है। आपको बता दूं एकल जो परिवार होता है उसमें कम सदस्य रहते हैं क्योंकि केवल माता पिता होते हैं और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं, तो ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एकल परिवार का तात्पर्य क्या है, तो अगर ऑप्शन में ये आ गया कि केवल माता पिता, ध्यान देना, ऑप्शन में अगर ये आ गया केवल माता पिता, तो आपको पता है यदि केवल माता पिता जब होते हैं तो वो परिवार नहीं माना जाता, ठीक है। जब कहीं भी पति पत्नी एक साथ रह रहे होते हैं, उनकी कोई संतानें नहीं होती, तो वो परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। और जब ये परिवार ही नहीं माना जाएगा तो एकल परिवार कैसे माना जाएगा। तो जो माता पिता होते हैं वो केवल अपनी आजीविका के लिए अपने साथ रहते हैं, ठीक है, तो वह उसे परिवार नहीं कहा जाएगा, बल्कि माता पिता तथा उनकी जो अविवाहित संतानें होती हैं वो जाके क्या करती है, एक परिवार का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकल परिवार में केवल 2 पीढ़ियां निवास करती हैं। अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो एक विशेषता ये हो सकती है एकल परिवार की कि एकल परिवार में केवल 2 पीढ़ियां ही निवास करती है। केवल कितनी पीढ़ियां निवास करती है, 2। कौन कौन सी 2 पीढ़ियां, एक तो माता पिता और उनकी संतानें, तो 2 पीढ़ियां हो गई, एक उच्च पीढ़ी एक निम्न पीढ़ी। तो
केवल 2 पीढ़ियां ही निवास करती हैं एकल परिवार में। ठीक है, तो एकल परिवार की जो विशेषता होती है इसमें केवल 2 पीढ़ियां ही निवास करती है। तो आगे समझ में, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकल परिवार किसे कहते हैं। तो अगर बात करें एकल परिवार समझ में आ गया, तो एकल परिवार के कुछ क्या होते हैं, कुछ उसके गुण भी होते हैं और कुछ उसके दोष भी होते हैं। ठीक है, यानी मेरिट्स भी होती है और डीमेरिट्स भी होती है, यानी एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो भाई एकल परिवार की क्या गुण है और क्या दोष है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप बताइए, अब कोई एकल परिवार है तो उसका गुण क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, हम कैसे कह सकते हैं एकल परिवार की सुखी परिवार है, क्यों, क्योंकि जब आप देखते हैं जब सदस्य कम होते हैं किसी परिवार में, जो सदस्यों की संख्या कम होती है तो उनमें क्या होता है, उनमें लड़ाई झगड़े की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, और जब ज्यादा सदस्य हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी बातों पर भी क्या हो जाता है, कलेश हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है। ठीक है, झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, जब ज्यादा सदस्य रहते हैं। लेकिन जब छोटा परिवार होता है उसे कहते हैं सुखी परिवार। इसलिए क्यों, क्योंकि उसमें झगड़े की संभावना बहुत ही कम रहती है, होती, ठीक है, होती है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पर कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एक तो गुण ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पारिवारिक जो कलेश होता है उसकी संभावना कम रहती है। ठीक है, झगड़ा कम होता है। ठीक है, आगे समझ में। और इसकी क्या विशेषता होगी, एकल परिवार के जो बच्चे होते हैं, यानी एकल परिवार की जो संतान होती हैं वो शुरू से क्या होती, ठीक है, बहुत ही कम परिवार होता है तो शुरू से वो क्या करती, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। ठीक है, और तो कोई है नहीं भाई, माता पिता है केवल और उनकी संतान है, वो भी अवैध संतान है, उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो अपने अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो पहले से, उनका माइंड क्या होता है, पहले से ही वह कुछ ना कुछ कमाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी वो आत्मनिर्भर बनने की ओर चलने लग जाते हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ अब अपने को ही करना है, तो इसलिए उनमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता होती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है किसमें, किस परिवार के बच्चों में, एकल परिवार के बच्चों में। तो गुण किसके हैं, एकल परिवार के। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता यहाँ के बच्चों में पाई जाती है, तो एक गुण हो गया। इसके अलावा इनमें जब आत्मनिर्भरता पाई जाती है तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। किसकी क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब बच्चे देखते हैं कि और कोई निर्णय लेने वाला तो है नहीं, ठीक है, सर्व जो कर्ता धर्ता है वो सब हम ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी निर्णय लेने की क्षमता बड़ी विकसित होती है। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें अन्य परिवारों के बच्चों से ज्यादा अधिक होती है, इसलिए इसके क्या है, गुण है। अब बात करें दोष की, तो एकल परिवार में क्या दोष हो सकता है, एकल परिवार में जब कम सदस्य होते हैं तो जो बालक होते हैं वो एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं, एकाकीपन। ठीक है, एकाकीपन। ठीक है, एकाकीपन एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से, ठीक है, एक तरह से एक संज्ञा है एकाकीपन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है एकाकीपन। तो उसमें क्या होता है, बच्चे बड़े अकेलापन महसूस करते हैं, कोई है नहीं, ठीक है, खेलने के लिए नहीं है कोई अपना, ठीक है, अपना कोई साथी नहीं है, ठीक है, जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें, तो इसलिए उसमें एकाकीपन का भाव बना है। ठीक है, तो एकाकीपन का भाव बना रहता है, बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, कोई उनके साथ नहीं होता, तो एक तरह से कह सकते हैं इसका दोष है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चे एकाकीपन में जब चले जाते हैं तो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, जब उन्हें कोई प्यार नहीं मिलता, ठीक है, उनका एक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। सबसे बड़ा दोष क्या है एकल परिवार का, सबसे बड़ा दोष यही है कि किसी भी बालक का इसमें सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, चहुमुखी विकास नहीं हो पाता। और जब बालक का चहुमुखी विकास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चहुमुखी विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो क्या होगा, बालक एकाकीपन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, उसमें बुरी आदतें घर कर सकती हैं। तो इसलिए बच्चे को एकाकीपन से बचाने के लिए उसे संयुक्त परिवार, ठीक है, उससे संयुक्त परिवार से उनका परिचय कराना चाहिए, उनका मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो एकाकीपन का शिकार न हो। तो इसका सबसे बड़ा दोष ये है, इसमें एकाकीपन का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकाकीपन का अभाव पाया जाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक दोष यह भी हो सकता है, इसमें अपनत्व की भावना नहीं रह जाती। ठीक है, क्या होता है, जब सब परिवार के लोग होते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, आपके दादा दादी भी रहते हैं, केवल माता पिता नहीं, आपके दादा दादी भी रहते हैं, साथ में माता पिता तो रहते ही हैं। ठीक है, साथ में आपके भाई बहन और जो चाचा हैं, चाची हैं, ताई हैं, ताऊ हैं, ठीक है, वो भी पूरा परिवार रहता है, यानी कई पीढ़ियां उसमें निवास करती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां निवास करती हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। तो जब होता क्या है, जब इतने सदस्य होते हैं परिवार के, तो उसमें क्या होता है, एक अपनत्व की भावना बन जाती है, सहयोग की भावना हो जाती है। किसकी भावना हो जाती है,
सहयोग की भावना हो जाती है, अपनत्व की भावना हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें ये एकल परिवार के तहत दोष है, उसमें अपनत्व की भावना नहीं रहती। ठीक है, सहयोग की भावना नहीं होती। तो ये क्या है, ये एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, एकाकीपन की भावना नहीं होती और सर्वांगीण विकास बालक का नहीं होता। जो क्योंकि बालक का सबसे बड़ी भाई शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं बालक को, शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन एक एकल परिवार में बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गए इसके दोष और गुण। मैंने दोनों पर ही क्या कर दी, चर्चा कर दी। अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की। अब संयुक्त परिवार क्या है, तो संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी तथा उनकी विवाहित संतानें रहती हो। क्या, माता पिता, ठीक है, उनके बच्चे, ठीक है, और उनके भी बच्चे, यानी माता पिता तो रहते हैं, साथ में उनकी विवाहित संतानें भी निवास करती हैं। यानी या एकल परिवार में क्या था, इसमें अविवाहित संतानें निवास करती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में कैसी संतानें निवास करती हैं, विवाहित संतानें। और जो संतानें विवाहित होंगी, ठीक है, तो उनके भी बच्चे होंगे, विवाहित संतानें होंगी। तो इस प्रकार से इसमें 2 से अधिक पीढ़ियां हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दादा दादी भी होंगे, क्या होंगे, दादा दादी भी होंगे, माता पिता होंगे, ठीक है, और उनके भी बच्चे होंगे। ठीक है, तो दादा दादी, माता पिता और खुद बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह इसमें कई सदस्य आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें यानी कम से कम दो पीढ़ियां निवास करती है, लेकिन अधिक से अधिक 2 से अधिक पीढ़ियां भी निवास कर सकती है। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, इसमें केवल 2 ही पीढ़ियां निवास करती हैं, और इसमें केवल 2 पीढ़ियां, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां भी निवास कर सकती हैं। तो ये होती है संयुक्त परिवार, यानी जिसमें माता पिता तथा उनकी विवाहित संतानें साथ में निवास करें, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त परिवार। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी रहेंगे, चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, सब भाई बहन सब मिलकर रहेंगे, तो संयुक्त परिवार है। और जो संयुक्त परिवार होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, सदस्यों की संख्या यहाँ पर होती है ज्यादा होती है, यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तो अब संयुक्त परिवार के भी क्या रहेंगे, गुण रहेंगे और कुछ ना कुछ दोष रहेंगे। अब पहले जो लेते हैं गुण क्या है, तो संयुक्त परिवार का सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहला गुण है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे उपयुक्त जो परिवार माना जाता है वो माना जाता है संयुक्त परिवार। कौन सा माना जाता है, संयुक्त परिवार। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से परिवार को यानी सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है बालक के लिए, तो वो हो जाएगा संयुक्त परिवार। अब कैसे, संयुक्त परिवार में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, वो सब कुछ सीखता है। ठीक है, या बालक जब पूरे सदस्यों के साथ जब रहता है, ठीक है, तो उसमें खेलने की भावना आती है, ठीक है, अपनत्व तो बढ़ता है, सहयोग की भावना आती है, त्याग की भावना आती है, बलिदान की भावना आती है। तो जब वो सबके साथ रहता है, ठीक है, कुछ बुरा भी सीखता है तो कुछ अच्छा भी सीखता है। तो इस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो सबसे पहला गुण ये हो गया, उसमें सर्वांगीण विकास की भावना उत्पन्न होती है। क्या होती है, सर्वांगीण विकास की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जब सर्वांगीण विकास होगा बालक का, तो ठीक है, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एकाकीपन का वो बालक शिकार नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास तो होता ही, साथ साथ बालकों के बीच में, यानी आपस में जो बालक होते हैं उनके बीच में अपनत्व की भावना बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सहयोग की भावना बढ़ती है। ठीक है, और त्याग की, बलिदान की। तो कभी कभी क्या होता है, संयुक्त परिवार में काफी चीज हमें सीखने को मिलती है, तो सहयोग की भावना भी आती है। ठीक है, प्रेम अपनत्व की भावना आती है, कभी कभी त्याग और बलिदान भी देना पड़ता है। ठीक है, यानी यानी जब संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार में जो जिम्मेदारी होती है वो बांट दी जाती है, कुछ जिम्मेदारी मेरी तो कुछ जिम्मेदारी है उसकी। तो इस प्रकार से वो सब चीजें सीखता है। ठीक है, जिम्मेदारियों को लेना, जिम्मेदारियों को बांटना, ठीक है, सबके साथ सब कुछ शेयर करना। ठीक है, तो ये सब चीजें संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही सीखी जा सकती है। लेकिन दोष की बात करें तो दोष, सबसे पहला दोष ये है, इसमें बड़ा परिवार दुखी परिवार। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ा परिवार दुखी परिवार। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो बड़ा परिवार में कभी कभी क्या हो जाता है, जनरली, ठीक है, जनरली ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन अक्सर, ठीक है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि इसमें पारिवारिक कलेश ज्यादा रहते हैं। ठीक है, पारिवारिक कलेश ज्यादा रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर जब भाई भाई में जब झगड़ा होता है, ठीक है, बच्चों में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। ठीक है, पत्नी और चाचा की पत्नी में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी माता और बहनों में झगड़ा होते ही रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी ये झगड़ा बड़ा भी हो जाता है। तो ये इसका क्या है, दोष है। ठीक है, पारिवारिक कलेश में इसकी संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है, दोष है। और इसमें इसकी और एक दोष ये भी है
इनके जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता कम पाई जाती है, क्योंकि सब दूसरों के भरोसे रहते हैं। भाई संयुक्त परिवार में भाई कोई ना कोई तो कमाने वाला होगा ही, ठीक है। मैं नहीं कमाऊंगा तो बड़े भैया दे जाएंगे मुझे, ठीक है। वो नहीं कमाएंगे तो बड़ी दीदी दे जाएंगी, वो टीचर है, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ करके कुछ बहाना मिल ही जाता है, तो इसलिए वो निठल्ले हो जाते हैं। सीधी सीधी मैं बात करूं तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बच्चे निठल्ले हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा क्या है, इसका दोष है संयुक्त परिवार का। हमने देखा परिवार के दो ही प्रकार होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। अगर आपको एकल परिवार पढ़ना है तो वो होता है विस्तृत परिवार, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से दो ही परिवार होते हैं, एक एकल और एक संयुक्त, दोनों मैंने बता दिए। अब एक परिवार आता है विस्तृत परिवार। अब विस्तृत परिवार यानी इनसे भी बड़ा होता है, ठीक है। संयुक्त परिवार से ही बड़ा होता है विस्तृत परिवार। अब विस्तृत परिवार कैसा, तो विस्तृत परिवार हमने ज्यादातर जो देखे हैं, तो ज्यादातर प्राय भारत में जो देखे जाते हैं, तो जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, जैसे अंबानी, कैसे अंबानी का परिवार हुआ, ठीक है। टाटा बिरला का परिवार हुआ, अडानी का परिवार हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, उनमें ये परिवार देखे जाते हैं विस्तृत परिवार। उसमें क्या होता है कि इसमें सभी जैसे मामा मामी बुआ फूफा सब मौसी मौसा सब क्या है, क्योंकि सब किससे जुड़े होते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। और जब सभी व्यवसाय से जुड़े होते हैं तो एक साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सब एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका फैमिली बिजनेस है। जब फैमिली बिजनेस होगा तो सभी परिवार के लोग एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब एक ही तरह के काम करते हैं तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनके जो आजीविका है वो एक ही तरह की होती है। जब एक ही तरह की होती है तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए विस्तृत परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो संयुक्त परिवार से भी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो प्राय ये भारत में अगर देखा जाए तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान हुए, ठीक है, आमिर खान हुए, ये जो बड़े बड़े परिवार के जो लोग हैं वो सब विस्तृत परिवार में रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर सभी बिल्कुल एकदम फ्रैंक रहते हैं सभी, ठीक है। भाई बहन कजिन सब कजिन्स आते हैं, ठीक है। सब दादा दादी बुआ बुआ फूफा सब एक साथ रहते हैं, सबका फैमिली बिजनेस ही होता है। जब फैमिली बिजनेस होता है सब एक साथ रहते हैं तो वो होता है विस्तृत परिवार। तो यह भी देख सकते हैं विस्तृत परिवार में, ठीक है। जब सभी आपसी संबंध जब एक परिवार में हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अगर इसकी परिभाषा दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें सभी प्रकार के आपसी संबंध अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो होता है विस्तृत परिवार, ठीक है। तो ये हो गया परिवार, हमने देख लिया प्रकार, देख लिए परिवारों के। अब देखेंगे परिवारों का विघटन, ठीक है। तो अब हमें क्या देखने को आया है, परिवार विघटित हो रहे हैं, ठीक है। लगातार हम देख रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है, ठीक है, वो परिवार में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है। परिवार में रहना पसंद नहीं करती, परिवार में इसलिए रहना पसंद नहीं करती, ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी क्यों, क्योंकि परिवार के विघटन के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, ठीक है, अभी देख रहे हैं कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, ठीक है, परिवार के विघटन का, तो वो होता है स्वतंत्र रहने की इच्छा। क्या है सबसे पहला कारण, स्वतंत्र रहने की इच्छा। क्या कारण है, स्वतंत्र रहने की इच्छा। अब ये कौन सी इच्छा है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, यानी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र रहना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। यानी वो किसी परिवार में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि परिवार में क्या होगा, ठीक है, किसी न किसी का नियंत्रण रहेगा उन पे, और वो नियंत्रण नहीं चाहते, अपनी मनमर्जी चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसलिए वो परिवार को छोड़कर ही चले जाते हैं, ठीक है। परिवार को छोड़कर ही अपना एक अलग परिवार बसा लेते, इसलिए परिवार क्या हो रहा है, विघटित हो रहे हैं, ठीक है। परिवार तो बन गया लेकिन उसमें क्या होगा, विघटन आ गया, ठीक है, उसमें दरार आ गई, ठीक है, वो परिवार टूट गया। परिवार इसलिए टूटा क्योंकि उनकी स्वतंत्र रहने की इच्छा थी, और जो स्वतंत्र रहने की जब इच्छा पनपती है तो फिर वो परिवार में बंधना पसंद नहीं करता, फिर वो अलग ही अपनी जो प्राइवेसी होती है, जो चाहते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं निजता का अधिकार चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेसी चाहती है, हम इनसे दूर रहे, ठीक है, हमें इनके ठीक है, इनके काम में नहीं पड़ना, इसलिए स्वतंत्र रहने की जो इच्छा होती है, इसकी वजह से कई परिवार विघटित हो जाते हैं, और आज की जो पीढ़ी है ये सबसे इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण ये वो स्वतंत्र रहने की इच्छा। बाकी और क्या कारण हो सकते हैं, एक कारण होता है उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा का होना, किसका होना, उच्च शिक्षा का होना, उच्च शिक्षा का होना, ठीक है। अब ये क्या है उच्च शिक्षा, यानी जो आज की जो पीढ़ी है अगर उन्होंने कहीं से भी हायर स्टडीज की है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो आपने देखा होगा वो परिवार में रहना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। यानी सीधे जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाती है, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जब उनमें डिग्री आ जाती है, ठीक है,
तो वो समझते हैं कि परिवार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अकेले ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, वो समाज के अंग नहीं बनना चाहते, वे समाज को ही बदलना चाहते हैं, बल्कि यह समाज का एक प्राथमिक अंग है, ठीक है। आपने देखा प्राथमिक इकाई होती है, लेकिन वो उस समाज में रहना पसंद नहीं करते। जब लोग जब पढ़ लिख जाते हैं लोग, तो वो परिवार को तोड़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। परिवार में वो संगठित नहीं रह पाते, उनका समायोजन नहीं हो पाता, क्योंकि वो उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा लिए होती है, ठीक है। और उच्च शिक्षा को लेने के लिए, ठीक है, उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ेगा। भाई परिवार में या गांव में या कस्बे में या शहर में तो पढ़ाई होगी नहीं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े कॉलेजों में जाना पड़ेगा, हो सकता है तो विदेशों में चले जाते हैं कई लोग, ठीक है। तो अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए वे इस परिवार का साथ छोड़ देते हैं, इसलिए परिवार क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। ये क्या है, सबसे बड़ा कारण है। और कारण देखते हैं, और क्या कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है गरीबी, क्या हो सकती है, गरीबी, गरीबी कहें या जैसे कहें निर्धनता, ठीक है, क्या कहें, निर्धनता। निर्धनता के साथ क्या कह सकते हैं हम, आर्थिक स्थिति अगर निम्न है, ठीक है, यानी कोई परिवार जब गरीब होता है, निर्धन होता है, हद से ज्यादा निर्धन होता है, गरीबी रेखा से भी नीचे होता है, ठीक है, उसे दो पैसा कमाने के लायक उसकी नौबत नहीं है, तो ऐसे परिवार माने जाते हैं जिनकी निम्न आर्थिक स्थिति है। तो ऐसे जो परिवार होते हैं वो भी टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं भाई, उन्हें जब पैसा नहीं मिलता, ठीक है, बहुत गरीब होते हैं, तो वो बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। उनकी जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो परिवार का मतलब ही क्या, परिवार का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी संस्था जहां पर सभी लोगों की समान रूप से आवश्यकताएं पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो वो कैसा परिवार, तो परिवार बिखर जाता है। कभी कभी लोग जो निर्धन होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। जब पलायन कर जाएंगे शहरों में या दूसरे बड़े बड़े नगरों में अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए, तो परिवार रहेगा ही नहीं, परिवार टूट जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है। तो एक तो गरीबी कारण होती है, और एक चौथा कारण हम यह भी देख सकते हैं, बेरोजगारी, ठीक है। तो जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, भारत जैसे देशों में अगर बेरोजगारी बढ़ने लगे तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो रोजगार भी तो ज्यादा होना चाहिए, लोगों को खाने पीने के लिए दो, ठीक है। जब रोजगार ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे वो, ठीक है, भाग दौड़ करते रहेंगे, यानी बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और जब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो परिवार किस बात का, परिवार ही तो एक ऐसी संस्था होती है जो उसको बांधे रखती है, परिवार ही तो उसका जो जड़ है। परिवार क्या होती है, किसी भी एक संस्था की जड़ होती है, क्या होती है, जड़ होती है, जो इस पूरे परिवार को, ठीक है, पूरे सदस्यों को एक एक सूत्र में बांधे रखती है। लेकिन जब ये टूट जाता है, ठीक है, तो बेरोजगारी होती है। तो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से औद्योगिकरण आ रहा है, औद्योगिकरण में क्या है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, ठीक है, सब जगह क्या हो रहा है, सिर्फ पूंजी, ठीक है, लाभ प्राप्त करना है। तो उद्योग धंधे जब आ रहे हैं, औद्योगिकरण जब हो रहा है, तो लोगों को पलायन भी कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। और जब पलायन होगा तो परिवार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, परिवारों के विघटन के कुछ प्रमुख कारण, स्वतंत्र रहने की इच्छा, उच्च शिक्षा का होना, गरीबी या निर्धनता या फिर बेरोजगारी, ये सब इसी क्या है, इसी परिवारों के विघटन के कुछ मुख्य कारण है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज हमने प्रकारों की बात कर ली और परिवारों के विघटन की भी चर्चा कर ली। अब इसके अगले लेक्चर में देखेंगे इसके आपसी संबंध, और आपसी संबंध में कुछ ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्नों को हल करेंगे अगले लेक्चर में। तो जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे, जो जाते रहे होंगे, उन्हीं को हम करेंगे। आप परिवार को आप ऐसे समझिए कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। अब आपसी संबंध रह गए। अब आपसी संबंध में क्या है कि कौन कौन से प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। इसकी हम अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, शुरुआत में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो 7 जो बिंदु है उन पर पूरी तरह से चर्चा कर ली है, ठीक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि और कोई लेक्चर इसमें डाला जाए। आपका परिवार जो है वो आप उसका पूरा मान लीजिए, एक लेक्चर और आएगा तो 3 लेक्चर में आपका परिवार है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर प्रश्न जाने की कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। तो कम पढ़ो और एक बिल्कुल सटीक पढ़ो, ठीक है। यही सबसे यह मंत्र होना चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। और आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, नमस्कार।